हाय, वेलकम टू एसकेएम इंस्टीट्यूट। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जो पाठ्यक्रम BHIC 101 भारत का इतिहास टीच मिनट ऐप पर इग्नू स्टूडेंट्स का बैच चल रहा है। उसी क्लासेस का रिकॉर्डेड सेशंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एसकेएम इंस्टीट्यूट प्राइवेट क्लासेस, इसी इंस्टीट्यूट में मैं पिछले 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। समय की मांग को देखते हुए मैं अपनी क्लासेस और कोर्सेज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर रहा हूँ। इसका एक कारण यह भी है क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन काफ़ी सस्ता है। इसके अलावा काफ़ी इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन को प्रोवाइड किया जा सकता है उन स्टूडेंट्स को जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि यूपीएससी आईएएस पीसीएस क्या है। उनके लिए ये मैंने कुछ पिक्चर्स कलेक्ट किए हैं। ये डीएम सर हैं, ये डीएम मैडम और आईपीएस ऑफिसर्स। मैं जिन परीक्षाओं की तैयारी कराता हूँ उन परीक्षाओं में सफलता हासिल करने के बाद इस लेवल तक के पद प्राप्त होंगे। मुख्य रूप से आर्ट्स के विषयों पर ही आधारित है। आप आर्ट्स के विषयों पर अच्छी पकड़ बना करके इन परीक्षाओं को क्रैक कर सकते हैं। ज़रा सोच के देखिए, जो क्लर्क लेवल की नौकरी के लिए एक अच्छे लेवल पर मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, इनकी परीक्षाएं होती हैं। परंतु इस अधिकारी लेवल की परीक्षा के लिए आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। ये मैटर नहीं करता कि आपके 40% है, 50% है, या 10th में, 11th में, 12th में कम मार्क्स आए हैं, हिंदी मीडियम से हैं या सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, ये कोई भी आपका बैकग्राउंड इसमें मैटर नहीं करता है। केवल 100 रुपये का फॉर्म आता है, उसे भर करके आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। इस परीक्षा के लिए मैंने एक फ्री सेल्फ स्टडी और मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके अलावा मेरे 3 पेड कोर्सेस हैं। मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए मेरा एक ऑफ़र है लर्निंग एंड अर्निंग का। यदि आप किसी स्टूडेंट का एडमिशन कराते हैं तो आपको रेफरल अमाउंट दिया जाएगा। 3 बैचेस हैं, अर्जुन बैच, लक्ष्य बैच एंड संकल्प बैच। 4 तरह के कोर्सेस हैं। आईएएस प्री फाउंडेशन कोर्सेस, इसके अलावा आईएएस फाउंडेशन कोर्स है। ये एडवांस कोर्स है, 1 ईयर प्रोग्राम है। और आईएएस एकलव्य बैच, तो ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। ये मैक्सिमम फ़ी है 2 ईयर्स का और ये 1 ईयर का। ये मैक्सिमम अमाउंट है जो रेफरल अमाउंट स्टूडेंट को प्राप्त होगा अगर किसी स्टूडेंट का वे एडमिशन कराते हैं तो। यहाँ दिल्ली में 1.5 से 2 लाख फीस लिया जाता है आईएएस की कोचिंग देने के लिए। ऑफलाइन मोड में ये हाल है कि 1000 स्टूडेंट्स का बैच होता है। आप सोच के देखिए 1000 लोगों के बीच में आप क्या पढ़ेंगे। इसके विपरीत मेरा जो बैच है इसमें 15 स्टूडेंट्स प्रीमियम बैच में होते हैं और हर एक स्टूडेंट के ऊपर फोकस रहता है मेरा। नर्सरी क्लास की फ़ीस भी इससे ज़्यादा होंगी। अधिक जानकारी के लिए आप ये जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ब्लॉक 1 का ये फर्स्ट इकाई है। चैप्टर का नाम है भौगोलिक क्षेत्र और स्रोत। इसमें हमें मेन रूप से कुछ पॉइंट है जिसे अच्छी तरह से पढ़ना है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बनाए जाते हैं इस चैप्टर में से वह है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत, साहित्यिक स्रोत और पुरातत्व और विदेशी वृत्तांत। तो इसे हमें डिटेल में अच्छे से समझना है। इसके अलावा हमें भौगोलिक क्षेत्र, जो भारतीय उपमहाद्वीप का भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक इकाइयाँ हैं, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए क्योंकि इतिहास को बिना भूगोल के अच्छी तरह से समझ पाना मुश्किल है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि ऐतिहासिक क्षेत्रों के उदय की असमान प्रक्रियाएं किस कारण की किस कारण के वश में थी, और क्षेत्रों की प्रकृति, इससे संबंधित जो इस चैप्टर में बताया गया है उसको हम डिस्कस करेंगे। और बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा। आज हम ये टॉपिक जो है भौगोलिक क्षेत्र और क्षेत्रों की प्रकृति तक डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी, छोटी छोटी क्लास ही रखी जाएंगी, तो उसमें हम ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसको डिस्कस करेंगे। काइंडली जो भी आपके डाउट्स हैं वो इस क्लास के लास्ट में पूछिएगा क्योंकि ये जो क्लास है इसे यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। तो प्लीज़ अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड और अदर क्लासेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे अभी मत पूछिए। पंकज, आपका मैसेज मैंने देख लिया है। इसका मैं आंसर क्लास के एंड में दूंगा, जो अलग से सेशन है डाउट सेशन, उसमें।
प्रस्तावना में है कि बिना भूगोल के इतिहास प्रायः अधूरा रहता है और अपने एक प्रमुख तत्व से वंचित हो जाता है, यानी भूभाग या भूमंडल की अवधारणा के अभाव में इतिहास अपने लक्ष्य से भटक सकता है। इसका सिंपल अर्थ यह है कि अगर आपको किसी विशेष जगह की अगर इतिहास को जानना है तो आपको उस एरिया के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जानकारी भी होना आवश्यक है, अन्यथा आप उतनी गहराई से इतिहास को समझ नहीं पाएंगे। इतिहास को मानव जाति के इतिहास और पर्यावरण के इतिहास दोनों ही रूपों में देखा जाता है। इन दोनों को अलग अलग करना कठिन है। मानव इतिहास और पर्यावरण का इतिहास दोनों ही परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब इसमें 2 पॉइंट है मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि मान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले जो है एक जगह पे इसे पाया गया था जिस जगह का नाम है हड़प्पा, तो इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। बाद में और भी बस्तियां वहाँ पे जब खुदाई हुआ तो वहाँ पे और भी संस्कृति मतलब हड़प्पा सभ्यता के और भी साक्ष्य प्राप्त हुए। तो देखा गया कि ये मुख्य रूप से सिंधु नदी के आसपास थी सभ्यता, तो इसे सिंधु सभ्यता कहा जाने लग गया क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास है। अच्छा, ये नदी है, इसमें पानी कहाँ से आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे पर्वत श्रृंखला थी, हिमालय थे, तो हिमालय में से जो उस पर्वत पर से पानी का स्रोत जो बर्फ़ पिघल रही थी, तो वहाँ से पानी का स्रोत निरंतर बना और वह एक नदी के रूप में सिंधु सभ्यता अपने आप को एक कह सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय से अपने आप को उस रूप में एकत्रित कर पाई, जिसे कि आज के समय में हम देखते हैं जो सिंधु नदी है। पहले जो सिंधु नदी थी और अब की जो सिंधु नदी है, दोनों में काफ़ी अंतर है। पहले एक विशाल सिंधु नदी हुआ करती थी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा इतिहास को मानव जाति के इतिहास और पर्यावरण के इतिहास दोनों ही रूपों में देखा जाता है। इन दोनों को अलग करना कठिन है। मानव इतिहास और पर्यावरण का इतिहास दोनों ही परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्या ये सच है? क्या मानव अब पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है? अवश्य कर सकता है। आप अगर मैं एग्जांपल दूं तो जंगल को काट के मनुष्य जो है शहर बसा देते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा जंगल गायब हो जाता है। तो मनुष्य के हस्तक्षेप से जो पर्यावरण है वो काफ़ी उसमें बदलाव आ गया, ठीक है। क्या पर्यावरण भी मनुष्यों की सभ्यता को या उनकी बस्तियों को उजाड़ सकता है? ऑफ कोर्स। आप अभी भी देखिए जो सुनामी आते हैं और चक्रवात वगैरह जो आते हैं, ठीक है, तो काफ़ी कितना नुकसान होता है। अगर प्राचीन समय में बात करें तो सिंधु सभ्यता, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो नदी थी, कुछ इतिहासकारों को मानना है कि इस नदी में बाढ़ आ गया था जिसके वजह से वहाँ पे जो सभ्यताएं थी वो नष्ट हो गई। कुछ का कहना है कि सूखा पड़ गया था जिसकी वजह से सभ्यता नष्ट हो गई। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पारिस्थितिक असंतुलन हो गया था जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी बड़े लेवल पे बदलाव आए और वहाँ पे जो मनुष्यों का रहन सहन है वो एकदम से मतलब नष्ट हो गया, वहाँ से उनको मूव करना पड़ा, हटना पड़ा। तो ये हमने देखा कि प्रकृति और मनुष्य ये दोनों एक दूसरे के अस्तित्व पर टिके हुए हैं। अगर मनुष्य चाहे तो वह पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है और अगर पर्यावरण भी अगर चाहे तो मनुष्यों के जो सेटलमेंट्स हैं, बस्तियां हैं, उन्हें भी नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पे शब्द है पर्यावरण, इसे समझना जरूरी है। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। पर्यावरण को अगर सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो पर्यावरण जो है हमारे चारों तरफ जो आवरण होता है, वातावरण है, उसे पर्यावरण कह सकते हैं। और इसकी जो परिभाषा इस पुस्तक में दिया गया है कि पर्यावरण का अर्थ है विशेष रूप से लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवेश और परिस्थितियां, इसे पर्यावरण कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि मिट्टी, वर्षा, वनस्पति, जलवायु और पर्यावरण मानव समाज के विकास पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं, ये हमने देखा है। अब आप इमेजिन कीजिए जब आप जम्मू एंड कश्मीर में हैं तो वहाँ का जो मौसम है, वातावरण है, वो ठंडा होगा, ठीक है। आपको पर्वत पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए नजर आएंगे। लेकिन वही जब आप रेगिस्तान में होंगे, दिन के समय काफ़ी आपको गर्मी महसूस होगी, रेतीली हवाएं भी चल सकती है, ठीक है। तो ये पर्यावरण का हमारे ऊपर काफ़ी असर होता है।
इस इकाई के जो लास्ट पोर्शन है उसमें यह बताया गया है कि जो हमारा इतिहास जो हम जानते हैं, ठीक है, वह हमने कैसे अनुमान लगाया कि ये इतिहास रहा होगा। हज़ारों हजार साल पहले का हमने अनुमान कैसे लगाया। हम अनुमान जो है लगाते हैं कि अगर हमारे पास कोई साहित्यिक साक्ष्य है उसके आधार पर, या खनन से कोई पुरातात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है तो उसके आधार पर, या उस समय पर जो विदेशी हमारे उपमहाद्वीप में, जैसे कि अगर उपमहाद्वीप की बात करूं तो जहां पर उस समय जो विदेशी आए थे हमारे उपमहाद्वीप में, उन्होंने भ्रमण किया और उसके बाद जो उन्होंने अपने यात्रा का वृत्तांत लिखा, तो उससे भी हम भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास के बारे में कुछ अनुमान लगाते हैं, ठीक है। तो ये है। अब इसके आगे देखते हैं भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र को समझने के लिए सबसे पहले मैं इसे 2 मिनट में एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैप पे, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए। और ये टोटल जो मैं मैप पे समझाऊंगा, टोटल इस पूरे जो ये टॉपिक है इस बुक में, उसी को डिस्कस किया गया है। तो हम इसे अब ज़्यादा गहराई में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये काफ़ी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। और जो लास्ट में जो इसका पोर्शन है, जो टॉपिक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो उसी का हम प्रश्न तैयार करेंगे। और ये ध्यान से देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप का ये मैप है। आप ये देख रहे हैं पाकिस्तान भी उस समय भारत का हिस्सा था, तो ये पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है। ये अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये नॉर्थ है दिशा के हिसाब से, और ये नीचे सबसे नीचे साउथ होगा, दक्षिण, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, और ये पूर्व, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं हिमालय का ये पोर्शन है। तो अगर हम यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर के नॉर्थ ईस्ट स्टेट तक अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश, तो ये पूर्वी इलाका है, ठीक है। और इस पूर्वी इलाका, अगर हम हिमालय का केवल पोर्शन ले तो ये पूर्वी इलाका हो गया, और ये पश्चिमी इलाका हो गया, ठीक है। ये पश्चिमी एरिया हो गया पूरा यहाँ से, ठीक। कुछ पाकिस्तान में भी है हिमालय का रेंज। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये पूरा हिमालय है, और यहाँ पे पश्चिमी हिमालय, ये पूर्वी हिमालय, और ये जो बीच में है इसे मध्य हिमालय कहेंगे, ठीक है। इस हिमालय से प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। हिमालय का जो हिस्सा चीन में है, वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। बड़ी नदियों के बारे में बात की जा रही है, 3 प्रमुख बड़ी नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, और फिर इस तरफ जो है सिंधु नदी, और यहाँ पर गंगा नदी। तो सिंधु नदी से सिंधु मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ, और गंगा नदी से गंगा के मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ, ठीक है। ये मैदानी क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ? क्योंकि बर्फ़ पूरे साल पिघलती रहती है, तो नदी में पानी का बहाव हमेशा रहता है। इस बर्फ़ के स्रोत की वजह से जब पानी बहता है तो अपने रास्ते में जो भी कंकड़ पत्थर मिट्टी आती है उसको बहा करके लाती है, और जहाँ बहाव कम होता है वहाँ पे उससे मिट्टी और कंकड़ को, जो भी सेडिमेंट्स होते हैं, उसे छोड़ के एकत्रित करती है, ठीक है। तो इस तरह से हजारों वर्ष में मैदानी भागों का निर्माण हुआ, ठीक है। ये जो सिंधु का मैदान है, इसमें सिंध प्रांत जो पंजाब का है, और फिर पंजाब है भारत और पाकिस्तान दोनों में, ठीक है। अब तो डिवाइड हो गया, इसलिए कुछ पाकिस्तान में है पंजाब और कुछ भारत में है। तो ये इलाके जो है सिंधु मैदान है। इसके अलावा आप ये देखेंगे, ये बीच में मध्य भारत है और नीचे की तरफ दक्षिण भारत है, ठीक है। दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, और जो मैक्सिमम पार्ट है, पठार जो है, प्रायद्वीपीय पठार इसे बोला जाता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भाग भी प्रायद्वीपीय भारत भी बोला जाता है। और यहाँ पे मालवा से लेकर के त्रिभुजाकार आकार होता है, ठीक है, इसे बोला जाता है दक्कन का पठार। और कुछ गुजरात का पोर्शन और राजस्थानी मिलकर के रेगिस्तान बनाते हैं, ठीक है। ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, इनके बारे में आप जानते हैं। और पहाड़ों के बीच में जो रास्ते होते हैं उन्हें दर्रा कहते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। पहाड़ों के बीच में जो रास्ते होते हैं उन्हें दर्रा कहते हैं। पश्चिम की तरफ अरब सागर है, और पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो ये नीचे तीनों तरफ से सागर से घिरा हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप। ये जो एरिया है, ये जो तटीय एरिया है पश्चिमी तरफ, इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं, और जो तटीय एरिया पूर्व की तरफ है उसे पूर्वी घाट बोलते हैं। तो ये मेन रूप से इसको अगर मैं कहूँ तो हमने मोटे तौर पे हमने देखा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ पर क्या है, ठीक है।
अच्छा, इसके भौगोलिक लक्षणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो ये हिमालय की पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, पहला भाग। दूसरा भाग जो सिंधु का मैदान है और गंगा का मैदान है, ठीक है, इसे। तो ये एरिया जो है टोटल इतना, ये टोटल एरिया सिंधु और गंगा का मैदान है मिला करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे की तरफ है ये प्रायद्वीपीय पठार है और इसके बीच में मध्य भारत है। इससे थोड़ा सा ऊपर जो है उत्तर में मध्य भारत कहलाता है, ठीक है। तो ये हमने देखा डिवीज़न के बारे में। अब इस बुक में थोड़ा सा जो एक्सप्लेनेशन है उसको देख लेते हैं। भौतिक विशेषताओं का वर्णन करने के लिए पीछे मुख्य उद्देश्य आपको भारत के विभिन्न हिस्सों की स्थलाकृति में दिखाई देने वाली भिन्नताओं से परिचित कराना है। जो कि हमने देखा भारतीय उपमहाद्वीप, इसमें काफ़ी ज़्यादा भिन्नताएं हैं। इतनी भिन्नताएं जो है मतलब अलग अलग तरह की, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पर्वत है, ठीक है, कहीं नदियों का उद्गम है, फिर रेगिस्तान है, ठीक है। साउथ में चले जाएं तो वहाँ पे तटीय मैदान है। तो इस तरह से देखा जाए तो कहा जाता है कि जिसने भारत भ्रमण कर लिया उसने पूरी दुनिया का भ्रमण कर लिया, क्योंकि यहाँ पे सभी कुछ आपको थोड़ी बहुत मात्रा में प्राप्त होंगे, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड जैसा हमारा जो कश्मीर है, ठीक है, सहारा जैसा हमारा रेगिस्तान है राजस्थान का, ठीक है। और आप साउथ इंडिया में चले जाइए तो वहाँ पे आपको जो है न तो ज़्यादा गर्मी मिलेगा, न जो ज़्यादा ठंड प्राप्त होगी। तो वहाँ पे पूरे साल मौसम लगभग एक जैसा रहता है और मानसूनी एरिया है। भू आकृति लक्षणों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप को 3 भागों में बांटा जा सकता है: हिमालय की पर्वतीय क्षेत्र, सिंधु गंगा के मैदान और प्रायद्वीपीय भारत। यह भी मैंने डिस्कस किया था। इसके अलावा हिमालय और पश्चिमी सीमा प्रदेश को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। पूर्वी हिमालय, हिमालय पर्वतों को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। तो पूर्वी हिमालय है, फिर पश्चिमी हिमालय है और फिर मध्य हिमालय, ठीक है। तो ये देखा जाए तो यहाँ पे ये ये पश्चिमी हिमालय है और ये पूर्वी हिमालय है पूर्व दिशा की तरफ, और ये बीच में है जो यहाँ पे मध्य हिमालय है। इसके बाद अगर आप देखें तो जो इसमें मेन पॉइंट है, अगर आपको समझना है, इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना है कहाँ पे क्या वर्षा होती है, कहाँ पे कौन से पठार हैं, ठीक है। दर्रा मैंने बताया कि जो पहाड़ों के बीच में से जो रास्ता होता है जाने के लिए उसे दर्रा कहते हैं, ठीक है। ये खैबर दर्रा जो है, काबुल नदी जब अफगानिस्तान जाते हैं, ठीक है, तो ये खैबर दर्रा पड़ता है, ठीक है। और खैबर दर्रा और अन्य दर्रे तथा काबुल नदी इस क्षेत्र को सिंधु के मैदान से जोड़ते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, आप ये देखिए कि अफगानिस्तान के इस भाग में स्थित शोरतगुई हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख व्यापारिक बाह्य केंद्र था। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके बाहर एक व्यापारिक केंद्र था जिसे शोरतगुई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। काबुल और कंधार जैसे प्राचीन नगर ईरान और भारत के बीच मध्य व्यापार मार्गों पर स्थित थे। तो आपको अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है, ठीक है, उसमें जो हिंद कुश पर्वत है नॉर्थ में, तो ये अवरोध पैदा करते थे, मतलब कि वहाँ बाहर से लोग यहाँ नहीं आ सकते थे, ठीक है। तो इनके बीच जो रास्ता था, जैसे जो भी रास्ते थे उसको दर्रा कहा जाता है। तो दर्रा जो है और जो व्यापारिक रास्ते होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते थे पुराने समय से भी और अब भी हैं, ठीक है। तो इसलिए इस खैबर दर्रे और काबुल नदी के बारे में बात किया गया है और ये भी बताया गया है इसमें कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके बाहर अफगानिस्तान में शोरतगुई सभ्यता थी। मतलब शोरतगुई जो था वो एक व्यापारिक बाह्य केंद्र था जो कि सभ्यता से बाहर थी, ठीक है। और काबुल और कंधार जो जैसे प्राचीन नगर, ये पहले काबुल और कंधार प्राचीन नगर हुआ करते थे। जैसे प्राचीन नगर ईरान और भारत के बीच व्यापार के मार्गों पर स्थित थे। तो इसका मतलब यह है कि उस प्राचीन समय से ही काबुल और कंधार काफ़ी कह सकते हैं कि काफ़ी समृद्ध नगर रहे होंगे, क्योंकि ये व्यापारिक रास्ते में ये पड़ते थे, ठीक है। तो जब व्यापारी आते हैं और रास्ते में, तो वे कई तरह के व्यापार रास्ते में भी करते हैं, तो इसलिए इनका जिक्र है यहाँ पे प्राचीन समय में काबुल और कंधार के प्राचीन नगर का। तो वे सभी
प्रमुख मार्ग जो अफगानिस्तान से होकर भारत के मैदानों को ईरान और मध्य एशिया, ठीक है, ईरान और मध्य एशिया से जोड़ते थे, जैसे गोमल, बोलन और खैबर दर्रा। ये खैबर दर्रा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दर्रे, इन्हीं दर्रों से होकर के भारत पहुंचा जा सकता था। ऐतिहासिक कालों अथवा उससे भी पहले व्यापारी भी आते थे, हमलावर भी आते थे, और विविध सांस्कृतिक प्रभाव इन्हीं प्रमुख मार्गों से होकर के भारत आते रहे हैं, ठीक है। और यूनान, शक, कुषाण, हुड़ ये भी भारत आए थे, आदि इन्हीं मार्गों से होकर के भारत आए थे। तो आपने देखा, इसलिए जो भौगोलिक परिवेश है, भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, इसका हमें जानकारी होना आवश्यक है, तभी ताकि जब भी हम इतिहास को पढ़ें तो हमारे दिमाग में एक सही तस्वीर उभर सके कि हाँ, ये एक भौगोलिक तस्वीर भी साथ ही साथ उभरना चाहिए, तभी हम इतिहास को अच्छे से समझ पाएंगे और ये हमारे जहन में भी एक लंबे समय तक बना रहेगा इन द सेंस कि आपके दिमाग में याद रहेगा और आप परीक्षा में अच्छे तरह से मतलब रिकॉल कर पाएंगे चीज़ों को। जैसे कि मैंने मैप में दिखाया था आप लोगों को कि सिंधु का मैदान जो है 2 भागों में बांटा जा सकता है, इसे पंजाब और सिंधु में। इसी तरह जो गंगा के मैदानी क्षेत्र है उसे 3 उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। जो ऊपर का क्षेत्र उसे ऊपरी क्षेत्र कहा जाता है, और बीच के क्षेत्र को मध्य क्षेत्र, और तथा नीचे का जो क्षेत्र है उसे निचला क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत के बारे में मैंने मैप में बता दिया है, ठीक है। जो सुदूर दक्षिण तटवर्ती मैदान है उसे अच्छी तरह से मैंने बताया है मैप में, ठीक है। किसे पश्चिमी घाट बोलते हैं, पूर्वी घाट, ठीक है। अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है ऐतिहासिक क्षेत्रों के उदय की असमान प्रक्रिया है, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई तरीके से मैं समझाऊंगा। पहले आप ये देखिए कि अनेक क्षेत्रों में सांस्कृतिक विकास की असमान प्रक्रिया तथा ऐतिहासिक शक्तियों का असमान विन्यास भूगोल से अत्यधिक प्रभावित रहता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक ही समय में कुछ ही दूरी पर अलग अलग तरह के संस्कृतियां बसी हुई थी। ये अपने ही देश में है, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में ही बात हो रही है। उदाहरण के तौर पर अगर इसमें जो दिया गया इसके बारे में चर्चा की जाए कि उदाहरण के लिए 3री सहस्त्राब्दी BCE के उत्तरार्ध में गुजरात का इलाका जो है, गुजरात में मध्य पाषाण युगीन संस्कृति मौजूद थी, जबकि इसी समय दक्कन के क्षेत्र, जो दक्षिणी भारत में मान के चलिए जो दक्कन के क्षेत्र हैं, दक्कन के क्षेत्रों में नव पाषाण युगीन पशुपालक काफ़ी संख्या में मौजूद थे, ठीक है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इतना ही याद रखिए। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों की इन संस्कृतियों के युग में ही हड़प्पा जैसी विकसित सभ्यता भी विद्यमान थी। इसी समय जो हड़प्पा जैसी विकसित यानी नगर परंपरा जो सभ्यता थी वे भी उस समय मौजूद थी। विकास के विभिन्न चरणों और क्षेत्रों एवं संस्कृतियों के एक दूसरे से प्रभावित होने के प्रमाण मिले हैं। यह प्रक्रिया भारतीय इतिहास के हर दौर में दिखाई देती है। दूसरे शब्दों में, जहां एक और सिंधु एवं सरस्वती के क्षेत्रों में घुड़मक्कड़ लोग 3री सहस्त्राब्दी BCE में बसने लगे थे, वहीं दूसरी ओर दक्कन, आंध्र, तमिलनाडु, जो दक्कन का एरिया है, दक्कन, आंध्र, तमिलनाडु, उड़ीसा एवं गुजरात में बड़े पैमाने पर खेतिहर समुदाय बुनियादी रूप से लौह युग में गठित हुए थे, जो कि प्रथम सहस्त्राब्दी BCE के उत्तरार्ध में अनुमानित किया जाता है। तो ये एक मोटे तौर पे समझिए कि एक ही समय में कुछ ही दूरी पर जो सभ्यताएं थी, जो बस्तियां थी, उनमें काफ़ी अलग अलग विकास के चरण उस समय एक ही समय पर चल रहे थे। तो जैसे कि इसमें उदाहरण दिया है कि गुजरात में उस समय मध्यपाषाण युगीन संस्कृति थी, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में नवपाषाण युगीन पशुपालक काफ़ी संख्या में रहते थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसे समझना है क्षेत्रों की प्रकृति। इसका क्या अर्थ है? क्षेत्रों को वर्गीकृत करने का एक और तरीका है उन्हें स्थायी केंद्रीय क्षेत्रों, अपेक्षाकृत अलग अलग क्षेत्रों तथा अलग अलग क्षेत्रों के संदर्भ में हो सकता है। सिंपली यह कह रहा है कि कुछ ऐसे क्षेत्र विशेष हुआ करते थे प्राचीन समय में भी, जो कि वहाँ पर व्यापारिक केंद्र बन गए,
और जब जो चीज़ व्यापारिक केंद्र बन जाएगा तो वह अपने आप में एक शक्तिशाली केंद्र, एक शक्तिशाली राज्य या एरिया बन जाएगा। जैसे कि अगर आप दिल्ली की बात कीजिए, ठीक है, तो दिल्ली में जो दिल्ली एक नगरीय व्यवस्था है, वहाँ पे बिजनेस काफ़ी ज़्यादा है, तो आसपास के जो एरिया है वहाँ से लोग आते हैं दिल्ली में व्यापार करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश, बिहार से भी लोग जाते हैं दिल्ली में, सामान परचेज करते हैं, ठीक है, और फिर उसको लेकर के आते हैं और अपने अपने एरिया में बेचते हैं। तो ऑब्वियसली इसलिए जो दिल्ली में है व्यापार ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो एक केंद्र है। इसी तरह इसमें एक मिनट, भारतीय इतिहास में काफ़ी पहले कुछ क्षेत्र शक्ति के चिरस्थायी केंद्र बन गए थे। इन क्षेत्रों में निरंतर शक्तिशाली राज्य बने रहे। इसके विपरीत कुछ क्षेत्र इतने शक्तिशाली नहीं थे। स्थायी केंद्रीय क्षेत्र गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी, ये सभी नदियों के नाम हैं। जैसे मुख्य नदी घाटियों के क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों में मानवीय बस्तियां अधिकतर संख्या में पाई जाती रही हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि पहले भी नदी के आसपास ही बस्तियां बसती थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे संसाधनों की उपलब्धता तथा व्यापार एवं संचार के अभिसरण से ने इन क्षेत्रों के महत्व को और भी बढ़ा दिया। जैसा कि मैंने बताया कि जहाँ पे व्यापार और आने जाने का रास्ता इन द सेंस कि प्राचीन समय में हो सकता है कि उतना रोड कनेक्टिविटी ना हो, लेकिन अगर नदी है तो नदी में नाव के सहारे, बड़ी बड़ी बोट के सहारे वहाँ पे व्यापार हुआ करता था। तो एक नदी अपने आप में एक परिवहन व्यवस्था है, ठीक है। तो इसलिए संसाधनों की उपलब्धता तथा व्यापार एवं संचार के अभिसरण ने इन क्षेत्रों के महत्व को और भी बढ़ा दिया, ठीक है। और तर्कसंगत ही है कि ये क्षेत्र महत्वपूर्ण शक्ति केंद्रों के रूप में उभरे। तो इसलिए प्राचीन समय में कुछ क्षेत्र विशेष काफ़ी प्रचलित रहे हैं, जैसे मगध, तक्षशिला, ठीक है, पटना। तो ये सब हमने सुना है जो इतिहास में कि कई सारे इनसे जुड़ी इतिहास की कई सारी बातें हैं जो हमारे जहन में अभी तक रहती हैं। चाहे कोई इतिहास के स्टूडेंट्स हो चाहे ना हो, लेकिन वो छोटी क्लासेस में भी इन जगहों के बारे में काफ़ी कुछ पढ़े हैं, ठीक है। तो ये किस लिए? क्योंकि ये शक्तिशाली केंद्र थे। अपने शक्तिशाली केंद्र किस लिए बने थे? क्योंकि वह ये जो इसमें दिया गया है कि व्यापार की वजह से, संसाधनों की उपलब्धता की वजह से और ऑब्वियसली संचार, परिवहन व्यवस्था की वजह से। नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। इस टॉपिक से ही इग्नू के जो टर्म एंड एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट पोर्शन है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।